हेलो एवरीवन। आज के ना इस सेशन में हम लोग ना मॉलिक्यूलर बेसिस की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाँ, तो आई वांट ऑल दोज पीपल टू सी दिस सेशन. Those who have already learned this chapter once, they know what is there in this chapter. जो इस चैप्टर को एक बार ही पढ़ चुके हैं उनके लिए एनसीईआरटी रीडिंग है. स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स इजी रहते हैं तो मैं उनको आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा दे रही हूँ. एंड जो हमारे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको डिटेल वर्जन में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी. ठीक है. यस. तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. दैट डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. तो बेसिकली होता क्या है कि डीएनए के अंदर हमारे पास में जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लगे होते हैं. ठीक है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आई होप आप उनका स्ट्रक्चर जानते हैं. डीऑक्सीराइबो क्यों बोला? क्योंकि राइबोस की शुगर होती है और उसके सेकेंड कार्बन के ऊपर जो OH होता है उसमें से हम O को हटा देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो. एंड ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड मतलब ऊपर एक नाइट्रोजनस बेस भी लगा होता है. सो वी हैव बेसिकली 3 कंपोनेंट्स. दैट इज बेसिकली वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट इज राइबो शुगर, जिसके पास में सेकेंड कार्बन पर जो OH है वहाँ से O हटा हुआ है, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबो. डीऑक्सीराइबो. तो एक तो वो शुगर हो गई, एक हमारे पास में नाइट्रोजनस बेस होता है और एक हमारे पास में फॉस्फेट ग्रुप होता है. इन तीनों चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है. क्या है वो? एक न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है. यस. लेंथ ऑफ द डीएनए is usually defined as number of the nucleotide or as pair of nucleotide referred to as base pair. मतलब जब भी हमें लेंथ ऑफ डीएनए निकालनी होती है या तो हम लोग देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं. ठीक है. और देखो आपको एक बात यहाँ पे समझनी होगी. जब भी कोई डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तब हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसमें बेस पेयर्स हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. एक सिंगल है तो पेयर कैसे बनेगा भाई साहब? 2 स्ट्रैंड होते तो हम कहते हैं यार राइट वाले का लेफ्ट वाले के साथ में बेस पेयरिंग हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है हमारे पास में. तो जब भी वो बोले नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो आपको ये समझ जाना है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है. ठीक है. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब भी हो आपको समझना है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है. जब भी वो बेस पेयर की बात करे तो आपको समझना है वो डबल स्ट्रैंडेड है. फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहे 10 बेस पेयर है तो आप बोलेंगे कि 10 बेस पेयर है मतलब वो डबल स्ट्रैंडेड है. मीन्स 10 हमारे पास में बेस पेयर है, मीन्स हमारे पास में 20 न्यूक्लियोटाइड्स है. समझ में आता है? 10 इधर 10 इधर, मतलब 10 राइट साइड पे 10 लेफ्ट साइड पर, तभी तो बेस पेयर बोला. ठीक है. अगर वो आपसे बोले 10 न्यूक्लियोटाइड है तो आपको ज्यादा से आने नहीं बनना. 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया. नो, डोंट डू दैट. जब भी वो आपसे बोले न्यूक्लियोटाइड है तो आपको समझना है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही है. ठीक है. वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही है. जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे, दिस ऑल्सो इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या है बच्चे? दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स का होना भी डीएनए का बेसिकली करेक्टराइजेशन जो है वो होता है. ठीक है. हाँ जी. तो बैक्टीरियोफेज जिसे हम बोलते हैं 5x174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड. बैक्टीरियोफेज जो हमारे पास में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 5x174, उसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चे? उसके पास में होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ठीक है. अब उसने बोला न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब क्या हुआ कि 5x174 जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है बच्चे? वो है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. अगर वो डबल स्ट्रैंडेड होता तो वो बोलता बेस पेयर. ठीक है. हाँ जी. उसके बाद में बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास में कितने बेस पेयर है? 48502 बेस पेयर है. ई कोलाई के पास में कितने बेस पेयर है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है. तो यहाँ वो हर जगह बेस पेयर बोल रहा है, बट जहाँ न्यूक्लियोटाइड मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड है. ठीक है. हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर है? 3.3 × 10⁹ बेस 10⁹ बेस पेयर है. तो बेस पेयर है मतलब वो डबल स्ट्रैंडेड है. न्यूक्लियोटाइड लिखा हो मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड है. ठीक है.
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया आई होप। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब अगर आप न्यूक्लियोटाइड किसी की बात कर रहे हो तो उसमें 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं बच्चे? वो होती है हमारे पास में, पहली चीज़ तो ये होती है कि एक नाइट्रोजनस बेस हो, दूसरा शुगर हो, तीसरा फॉस्फेट का ग्रुप हो। ठीक है, ये 3 चीजें होंगी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है बच्चे? ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। आई होप आपको इतनी बात जो है वो क्लियर हो चुकी है। चलिए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस भी हमारे पास में 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास में होते हैं प्यूरीन्स, एक होते हैं हमारे पास में पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है वो डबल रिंग्ड होते हैं। यू वुड हैव लर्नड अबाउट देम इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, बट अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से करते हैं। जब डिटेल में पढ़ाऊंगी देन आई विल टीच यू दैट स्ट्रक्चर्स एज वेल। तो प्यूरीन के अंदर हमारे पास में आता है बच्चे एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन के अंदर हमारे पास में आता है बच्चे साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन। इसमें हमारे पास में सिर्फ एक ही रिंग होती है, वेरस इसमें हमारे पास में 2 रिंग्स होती हैं। इसमें 2 रिंग्स होती हैं और इसमें सिर्फ एक ही रिंग होती है। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी ने इसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि देखो अब यहाँ पर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 क्यों है? बिकॉज यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में मिलता है और थायमीन जो है वो आपको डीएनए में मिलता है। ठीक है, हाँ, और ये एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ में बॉन्ड बनाता है और ये जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आपको मैं याद करवाती हूँ इसको। पहले प्यूरिन का आपको एग्जांपल लर्न करना है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन का आपको एग्जांपल याद करना है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। ओके, तो अब आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास में होता है T2 है ना, याद रहेगा। Cg3, ये आप ऐसे याद रखो। ठीक है जी, ठीक है, याद रहेगा क्या? हाँ, तो हाउ टू आई लर्न प्यूरिन? प्यूरिन की एग्जाम्पल्स मैं कैसे लर्न करती हूँ? प्यूरिन की एग्जाम्पल्स मुझे याद रहते हैं विद कट। जैसे कि आप ऐसे याद रखो, मैं आपको करवाती हूँ, आप 2 मिनट रुको, वेट करो। जैसे प्यूरिन है, प्यूरिन से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो? प्योर कुछ ना कुछ तो रिलेट हो रहा होगा। नहीं हो रहा है यार, थोड़ा ध्यान से सोचो। प्योर, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स प्योर होती हैं, फ्रेश होती हैं, हम उन्हीं को कट करते हैं। तो वैसे आपको प्योर वेजिटेबल्स आर बीइंग कट। तो प्योर से कट नहीं, बट एक सेकेंड, जो हमारे प्यूरिन्स होते हैं, नहीं बेटा ये नहीं लगेगा यहाँ पर ट्रिक। आई एम सो सॉरी, आई गिव यू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसको आप प्लीज भूल जाइए एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप समझिए पिरिमिडीन, वो जो मैंने कट बोल दिया ना बच्चे, वो एक्चुअली पिरिमिडीन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसे याद तो हो रहा था बट इसका उल्टा है एक्चुअली। शायद मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है तो आप लोगों को शायद लंबे समय तक याद रह सके। तो इट इज साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। तो इट इज अबाउट कट। ठीक है, तो प्यूरिन के अंदर आप उसको प्लीज भूल जाइए। प्यूरिन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो वहां पर हमारे पास में आता है एडेनिन और थायमीन। तो एडेनिन जो है, एडेनिन और ग्वानोसिन, AT2 एडेनिन थायमीन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है एंड साइटोसिन ग्वानोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये 2 चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम एनसीईआरटी को थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। Cytosine is common for both DNA and RNA, and thymine is present in DNA. Uracil is present in RNA at the place of thymine. Nitrogenous base is linked to OH of the 1' carbon of the pentose sugar through N-glycosidic
लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे वो आपको क्या बोलना चाह रहा है कि वो जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है ना, इसे यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ है डायग्राम में, एडेनिन, थाइमीन, है ना, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानोसिन्स, ग्वानोसिन नहीं, ग्वानोसिन तो इसका कॉम्बिनेशन होगा, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस इस कार्बन के साथ के बेसिकली यहाँ पर जो है, ये जो कार्बन है ये जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली 1' कार्बन है, 1 फर्स्ट कार्बन है, रिंग के हिसाब से नंबरिंग जो हम करते हैं, और इसके ऊपर OH होता है, नीचे H होता है। तो ऊपर के 1 कार्बन के OH के साथ में ग्वानिन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, मींस नाइट्रोजनस बेस ने राइबोस के शुगर नाइट्रोजनस बेस ने राइबोस के फर्स्ट कार्बन पर लगे हुए OH के साथ में वो जुड़ा हुआ है थ्रू N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ जी, अब लाइन दोबारा पढ़ो, समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1' कार्बन पेंटो शुगर, मतलब वो पेंटो शुगर पे जो 1' कार्बन पे OH लगा होता है उसके साथ में उसने बॉन्ड बनाया होता है। कैसे जुड़ा होता है वो? थ्रू N glycosidic linkage to form a nucleoside, N glycosidic linkage to form the nucleoside। तो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस और शुगर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, मतलब कि अगर एडेनिन को हम लोग ऐसे, मतलब अगर हम एडेनिन को राइबोस के साथ में अटैच करते हैं तो हम बोलते हैं एडिनोसिन, बट अगर हम उसे डीऑक्सी राइबोस के साथ में अटैच करते हैं, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस में फर्क मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेकेंड कार्बन पर जो OH होता है उसका O हट जाता है अगर वो डीऑक्सी है, और वो O लगा होता है अगर वो राइबोस है सिंपली। ठीक है जी, हाँ जी। A nitrogenous base is linked to OH of 1' carbon pentose sugar through N glycosidic linkage to form nucleosides such as adenosine। एडिनोसिन जो है वो आपको RNA के अंदर मिलेगा, और डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? DNA के अंदर मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। जैसे ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन कहाँ मिलेगा? RNA के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्वानिन जो है वो राइबोस के साथ में अटैच्ड है, और डीऑक्सी ग्वानोसिन में क्या है, जो ग्वानिन है वो हमारा डीऑक्सी राइबोस के साथ में अटैच्ड है। व्हेन इट कम्स टू डीऑक्सी ग्वानोसिन, अगर हम बात करते हैं ग्वानोसिन की, तो वहां पर ग्वानिन जो है वो राइबोस के साथ में अटैच है, तो RNA बना रहा है, और डीऑक्सी ग्वानोसिन जो है वो DNA बनाता है। फिर हमारे पास में होता है साइटिडीन एंड डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, देखो साइटोसिन जो है वो आपको RNA में भी मिलेगा और DNA में भी मिलेगा, बट जो हमारा वो होता है ना बच्चे, यूरासिल वाले की अगर हम बात करते हैं, यूरासिल वाला जो है वो आपको सिर्फ कहाँ पर मिलेगा? आपको वो सिर्फ RNA में मिलेगा। तो यूरिडीन तो होता है बट डीऑक्सीयूरिडीन कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूरासिल आपको कभी DNA में मिलता ही नहीं है, यूरासिल कभी डीऑक्सी राइबोस के साथ में जुड़ता ही नहीं है, इसीलिए आपने कभी डीऑक्सीयूरिडीन जो है वो नहीं सुना है, तो आपको लिखना भी नहीं है वहां पर। तो ये क्या होता है बच्चे? यूरिडीन होता है या फिर डीऑक्सीथाइमिडीन होता है। यूरासिल की जगह पर DNA में थाइमीन होता है, एंड क्योंकि वो डीऑक्सी राइबोस के साथ में जुड़ा होता है इसीलिए हम उसे बोल देते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन। समझ में आया? तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है और ये जो शुगर है, ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? ये आपस में जुड़े हुए हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और ये शुगर ये फॉस्फेट के साथ में कैसे जुड़ी हुई है ये मैंने आपको समझाना है। तो आप यहाँ पे देखो बच्चे, सुनो, आप हम आगे पढ़ते हैं। When a phosphate group, देखो ये आपका कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन है। ये कौन सा है? सेकंड है। मीन्स ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, 5 है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है ना, ये जो 5th कार्बन होता है ना, ये बेसिकली होता है CH2OH। आपने, आई होप आपने जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5th पे OH लगा होता है, उस OH के थ्रू ये फॉस्फेट इसके साथ में जुड़ा होता है, और उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? OH ऑफ द 5' कार्बन थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज।
ठीक है। तो ये जब फॉस्फेट इसके साथ में जुड़ जाता है, राइबोस के साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ था, अब हमने फॉस्फेट भी जोड़ दिया, तो अब हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और दो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बोन से, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, दो आपस में कैसे जुड़े होंगे, दो आपस में जुड़े होंगे 3' ये क्या है 3', ये क्या 1 2 3, ये 3' वाला OH है और ये 5' वाला OH है, ये एक एस्टर है, ये दूसरा एस्टर है, तो ये पूरा क्या हो गया, डाइएस्टर हो गया, और ये पूरा क्या बन गया, डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो बना देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड पे आपको यहाँ पे फॉस्फेट दिख रहा है और दूसरे साइड पे आपको यहाँ पर OH जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो 5' एंड पे यू विल ऑलवेज सी फॉस्फेट एंड 3' एंड पे यू विल ऑलवेज सी OH, ठीक है। तो यहाँ देखिए which is referred to as 5' end of the polynucleotide chain. Similarly at the other end of the polymer the sugar has free OH of the 3' carbon, मतलब एक साइड पे 5 वाला है और एक साइड पे यहाँ पे OH जो है वो रुका है ना। तो इस तरह से हमारी चेन्स जो है वो बनती हैं। The backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन की बैकबोन कैसे बनती है, ये शुगर और ये फॉस्फेट मिलकर बैकबोन बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस डोंट फॉर्म द बैकबोन बट शुगर्स एंड दिस फॉस्फेट दे टुगेदर फॉर्म द बैकबोन, ठीक है। हाँ जी, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम दी बैकबोन, मतलब कि इस लाइन का क्या मतलब है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर के साथ में लिंक्ड होते हैं, जो कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा दिया। शुगर मोइटी मीन शुगर के साथ में जुड़े होते हैं, प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन मतलब ऐसे ये जो पूरी बैकबोन है उसमें से ये निकल रहे होते हैं। ये बैकबोन क्या है, शुगर प्लस फॉस्फेट को मिलाकर हम बोलते हैं बैकबोन, और इस बैकबोन में से जो है हमारे नाइट्रोजनस बेसेस निकल रहे होते हैं। बेटा जिन बच्चों को ना ये समझ नहीं आ रहा ना, तो बेटा डायरेक्टली एनसीईआरटी पे मत जंप करो, आप पहले डिटेल चीजें देखो, ठीक है। अभी आई अग्री कि मैंने तो डिटेल में नहीं पढ़ाया है, बट डीएनए का स्ट्रक्चर क्योंकि आपका बायोमॉलिक्यूल्स का है इसलिए मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है। बट अगर आपको नहीं आता है तो मैं मतलब ना आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो वेरी सून, ठीक है। तो जिन लोगों को भी आता है ये चैप्टर तो वो ये पोर्शन जो है समझ पाएंगे, जिनको दे डोंट हैव इवन एनी आइडिया डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, वो उनको नहीं समझ में आएगा। तो आप इस पर टाइम वेस्ट मत करो, जो मेरी डिटेल्ड वीडियो पहले आप उनको देख लो, तब तक मेरी इसकी वीडियो भी जो आ जाएगी, ठीक है। और ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स तक मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, उसके बाद में मैं डिटेल में ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है जी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू, ठीक है। चलिए इन आरएनए अब हम बात करते हैं। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजीशन इन राइबोस। तो राइबोस के अंदर 2' पोजीशन पर OH और H होता है, बट डीऑक्सीराइबोस के अंदर इस OH में से H को हटा लिया जाता है। इन द RNA उसने फिर से बोल दिया यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ द थायमीन। तो RNA के केस में यू विल नेवर सी थायमीन बट यू विल ऑलवेज सी यूरासिल, ठीक है। एंड इसको हाँ, और इसे हम लोग 5-methyl यूरासिल भी बोल देते हैं, ठीक है। जब भी RNA के साथ में यूरासिल जुड़ा होता है ना, तो थायमीन क्या है, यूरासिल जो है वो यूरासिल है, ठीक है। थायमीन जो है उसे हम 5-methyl यूरासिल भी बोल देते हैं। फिर आप पूछोगे मैम कैसे, इट इज ऑल स्ट्रक्चरल बेस्ड ओनली, है ना। दिस वाज टॉट टू यू इन बायोमॉलिक्यूल्स, यू हैव स्टडीड इट। इफ यू हैवंट देन वेट फॉर द डिटेल्ड वीडियो। अभी मेरे को एक बार कवर करना है ना जो एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बट कुछ चैप्टर्स आई विल बी टीचिंग, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आई विल बी टीचिंग इन डिटेल ओनली, कुछ क्या। चलिए डीएनए जो है वो क्या है, वो एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि आपको न्यूक्लियस में मिल जाएगा। और सबसे पहले इसको किसने आइडेंटिफाई किया था, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने। इवन इफ यू विल लर्न मिशर इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तो 1869 बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो हमारे मिशर साहब थे ना, उन्होंने ना डीएनए को एसिडिक एसिड, डीएनए एज एन एसिड, उन्हें नहीं पता था ये एसिडिक मटेरियल क्या है,
ना उनको कुछ पता था ऐसा डीएनए वीएनए करके कुछ है जेनेटिक मटेरियल, दे डिडंट नो एनीथिंग। उन्होंने बोला यार ये कुछ एसिडिक सा मटेरियल मुझे बीच में से मिला है। वो कहते हैं ठीक है। इतनी तो उनके पास में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि वो इंटैक्ट फॉर्म में उसे आइसोलेट कर सके। उसने उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दे दिया। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, मतलब एज इट इज वो उसे आइसोलेट जो है वो नहीं कर पा रहे थे, है ना, मतलब एज इट इज, मतलब टूटे फूटे फॉर्म में डीएनए वापस आ रहा था। इसीलिए the elucidation of the structure of the DNA remained elusive for a very long time। इसका क्या मतलब है, elucidation का क्या मतलब है, elucidation का मतलब है डीएनए के बारे में पता करना, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानना। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग गया था। इट वॉज ओनली इन 1953, मतलब ये 1953 में जाकर हम लोग एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर जो है वो जान पाए थे। वॉटसन एंड क्रिक के थ्रू वी वर एबल टू नो इट्स स्ट्रक्चर, एंड वो जो उनका स्ट्रक्चर था वो किस पे बेस्ड था, इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, जो कि किसने किया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। तो बेसिकली हुआ क्या था, सबसे पहले 1869 के अंदर मिशर ने एसिडिक मटेरियल डीएनए को आइसोलेट किया था, ऑलराइट। उसके बाद में विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का एक्सरे निकाला था, और उस डेटा के थ्रू एंड इस डेटा के थ्रू वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है जी, हाँ। और वॉटसन एंड क्रिक ने सिर्फ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का डेटा ही नहीं यूज किया था, बल्कि चार्गफ ने जो डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया था उसका डेटा भी इन्होंने यूज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है जी, प्रपोज अ वेरी सिंपल, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में, बहुत ज़्यादा सिंपल सा स्ट्रक्चर था बट फिर भी बहुत फेमस था क्योंकि लोगों को इसको समझने में बहुत टाइम लगा था। फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उन्होंने डीएनए का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि दो स्ट्रैंड्स के बीच में, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की दो स्ट्रैंड्स थी उनके बीच में बेस पेयरिंग दिख रही थी। ठीक है, एंड उसने देखो ना, मैंने आपको जो बात बताई उसने यहाँ लिखी हुई है, प्रोपोजिशन ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्गफ that for a double-stranded DNA, ratios between adenine and thymine and guanosine and cytosine are constant and equal 1। तो चार्गफ का रूल क्या कहता है बच्चे, चार्गफ का रूल क्या कहता है कि एडेनिन बाय थाइमीन इज इक्वल टू गुआनोसिन बाय साइटोसिन इज इक्वल टू 1। एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, गुआनोसिन हमेशा साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमीन अवश्य ही होंगे। इसी को हम लोग चार्गफ रूल जो है वो हम बोल देते हैं। आगे बढ़े, हाँ जी, देखो बेस पेयरिंग कॉन्फर्स, मतलब फिर से बोल रहा है बारी बारी, 3 जगह आगे लाइने, यहाँ पर हॉलमार्क वाले में एक, यहाँ पर एक पहले भी उसने लिखा हुआ था स्टार्टिंग के पैराग्राफ में। बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, मतलब ये ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए ना ये बेस पेयरिंग बड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे अगर उसका एक स्ट्रैंड गलती से खो जाए, है ना, जैसे आप देखो अगर आपके एक स्ट्रैंड आपको डीएनए के अंदर पता है कि यार यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, या साइटोसिन है, या थाइमिन है, तो आप वो आसानी से उसे अब पता है कि यार मेरे को यहाँ पे थाइमिन चाहिए, यहाँ पर साइटोसिन चाहिए, यहाँ पर ग्वानोसिन चाहिए, या एडेनिन चाहिए। तो ये हमने पता कर लिया ना, इस तरह से डीएनए खुद भी कर लेता है, तो ये उसका काम आसान नहीं हो गया। हाँ, एक वो साथी गुम भी हो जाए, हम उस साथी को दोबारा ढूंढ लेंगे। तो इट इज़ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की थी। ठीक है, हाँ जी, ये एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस एडेनिन के सामने थाइमिन, गुआनोसिन के सामने साइटोसिन। ठीक है, देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ इवन वन of bases in one strand is known, then sequence in other strand can be predicted। अगर आपको एक strand का sequence पता है तो आप दूसरे strand का sequence खुद ब खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, also if each strand from a DNA act as a template for synthesis of new strand, मतलब जब भी DNA का polymerization होता है ना, आपको मैं पढ़ाऊंगी, तो उसके अंदर एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है, वो एज ए टेम्पलेट मीन्स यार ये देख लो इसके ऑल्टरनेटिव बनाना है, हम कहते हैं ना यार ये ड्रेस देख लो इसके जैसे हमें ड्रेस चाहिए, वैसा ये
इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, मतलब एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लगा होता है, उसके सामने हम एक और स्ट्रैंड ऑफ डीएनए खड़ा कर देते हैं, तो प्रॉपर डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ठीक है, हाँ, तो जो पेरेंटल डीएनए था, ठीक है, जो पेरेंटल डीएनए देखो एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, देखो ऐसा होता है एक्चुअली, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपके पास में ये 2 स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर था एडेनिन, थाइमिन, गुआनोसिन, यहाँ पर था थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, तो ये स्ट्रैंड अलग चला गया, ये स्ट्रैंड अलग चला गया, ये स्ट्रैंड अलग चला गया। ठीक है, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये कहता है यार मैं एडेनिन हूँ, थाइमिन हूँ, गुआनोसिन हूँ। ये कैसा एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। एक्ट एज अ टेम्पलेट माने फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एक सेकेंड, आपको शायद दिख नहीं रहा ना। तो ये जो स्ट्रैंड है वो क्या एक्ट कर रहा है बच्चे? इट इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए ये एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। तो आपको मैं सिखाऊंगी अभी ये डीएनए की सिंथेसिस किस प्रकार से होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये अपने आप से इसके सामने प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, मैं आपको पूरा सिखाऊंगी। यहाँ पर थाइमिन आ जाएगा या एडेनिन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, बिकॉज एडेनिन हमेशा थाइमिन के सामने होता है और गुआनोसिन हमेशा साइटोसिन के सामने होता है। ठीक है, और सिमिलरली इसके सामने आ जाएगा एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन। तो क्या ये दोनों पेरेंटल डीएनए के जैसे नहीं है? यहाँ पर भी ATG TAC, ATG TAC, ATG TAC, is it not similar to the parental DNA? Definitely it is. देखो, the two double-stranded DNA would be identical to the parental DNA molecule, और इसकी वजह से हमने जो genetic implications of structure of DNA became very clear। इसकी वजह से हम ना DNA की genetic चीज़ें जो है ना बड़ी आसानी से हम पता कर पा रहे थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी और ये DNA के लिए यूनिक था, बिकॉज और किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हमें बेस पेयरिंग जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अभी हमें ना थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी अबाउट दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सेलिएंट फीचर्स है डीएनए का स्ट्रक्चर, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके तो चुटकियों का काम है। चलो फटाफट पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, दोनों चेन्स के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लगे होते हैं। बैकबोन कौन बनाता है? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है। मैंने आपको भी बताया था, शुगर और फॉस्फेट दोनों मिलकर बैकबोन बना रहे हैं एंड बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अंदर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, दो चेन्स की ना एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, मीन्स 5' to 3'। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें तो ये कौन सा एंड है? जहाँ पे फॉस्फेट होता है वो हमेशा 5' एंड होता है, जहाँ पर OH होता है वो हमेशा 3' एंड होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड लगा होगा ना वो उल्टा होगा। उल्टा मीन्स अब ऐसा ही एक और स्ट्रैंड होगा, बट ये उल्टा होगा। मतलब कि अगर अब देखो, इस एडेनिन के सामने थाइमिन होगा, बट उस थाइमिन का ऊपर वाला OH फ्री होगा, और इस साइटोसिन के सामने गुआनोसिन होगा और उसका नीचे वाला फॉस्फेट फ्री होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि इधर भी फॉस्फेट है इधर भी फॉस्फेट है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इधर भी OH है इधर भी OH, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इधर फॉस्फेट फ्री है तो इधर वाले स्ट्रैंड के ऊपर OH फ्री होगा, नीचे वाले पे फॉस्फेट फ्री होगा। बट एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन होगा। बट एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, मतलब अगर एक 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' है। ठीक है, और ये जो बेसिस निकल रहे होते हैं, मैंने बोलता ना AT2, वो 2 क्या है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वो जो एडेनिन और थाइमिन कैसे जुड़े होते हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। Guanosine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond. As a result, प्यूरिन जो है वो हमेशा पिरिमिडीन के अपोजिट आएगा। ये तो बात बहुत क्लियर हो गई। देखो, एडेनिन अगर है वो हमारा क्या है? एडेनिन इज अ प्यूरिन एंड थाइमिन इज अ पिरिमिडीन। अगेन गुआनोसिन इज अ प्यूरिन, साइटोसिन इज अ पिरिमिडीन। तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के सामने आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्यूरिन के सामने प्यूरिन होता। अगर ऐसा होता तो फिर एडेनिन गुआनिन के साथ में बॉन्ड बना रहा होता, बट एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, और एडेनिन प्यूरिन है और थाइमिन पिरिमिडीन है। ठीक है जी, अब आगे देखो,
टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन समझते हो क्या होता है? ऐसे, एक सेकेंड, राइट हैंड माने ऐसे। 3D में इमेजिन करो, है ना, 3D में इमेजिन करो, ठीक है। चलिए, पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। पिच मतलब जैसे कि अगर ये एक कर्व हो गया, अब ये दूसरा कर्व स्टार्ट हो गया है ना। ये देखो, ध्यान से देखना जरा, इधर देखो, नोटबुक में देखो। जैसे ये आपका अगर एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ये तीसरा कर्व है। थोड़ा अच्छा नहीं बना, बट आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये एक पिच हो गई, उसके अंदर की क्या होगा, उसका 3.4 नैनोमीटर होगा। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, मतलब ये पूरा पिच ऑफ द हेलिक्स, जैसे वेव टाइप बन रहा है ना ये। हाँ, तो मतलब इधर टोटल कितने बेस पेयर्स होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। एक कर्व में, एक पिच में कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, वही लिखा हुआ है, देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टन। यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया हुआ डायग्राम में। ये हमारा हो गया 1 टन खत्म, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होके, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे कितने होते हैं? 10 बेस पेयर्स जो हैं वो होते हैं। यहाँ पर 8 दिखा रखे हैं, प्रॉपर्ली नहीं दिखाया हुआ, कोई बात नहीं। और ये हमारा कितना होता है बच्चे? ये होता है हमारा 3.4 नैनोमीटर। और हर बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये पूरा कितने का होता है? पूरा पिच कितने का होता है? 3.4 नैनोमीटर। और हर एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है जी, बहुत सिंपल है, ये तो सबको समझ में आ रहा है जी। और इसके बीच में और इसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है बेटा? 2 नैनोमीटर का होता है। तो एक पिच कितने की है? 3.4 नैनोमीटर की है। उस पिच में कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर है। हर बेस पेयर के बीच में डिवाइड बाय 10 कर दो, 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, मतलब ये एक बेस पेयर है, उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही है ना, एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इंटरनेट पे यू कैन ऑल्सो सी द 3D स्ट्रक्चर। ओके, चलिए, द प्रोपोजिशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर DNA एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकेम रेवोल्यूशनरी। मतलब DNA का जैसे ही स्ट्रक्चर आया और उसकी जेनेटिक, क्या जेनेटिक वो काम कर रहा है उस बारे में पता चला, तो ना एक अलग सा ही होगा जेनेटिक्स के अंदर, एक अलग से ना एक झंझनाहट सी हुई, मतलब जैसे एक अलग सा ही उनमें जोश आया काम करने का, ठीक है, जैसे कुछ नया सा हो गया, ऐसा लगा उनको। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक भी याद रखोगे, इनफ है, ही प्रपोज्ड दी, क्रिक ने क्या प्रपोज किया था बच्चे? सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ने क्या बोला? DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। बट कुछ वायरसेस के अंदर, मतलब ये सेंट्रल डॉगमा को फिर किसी और साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया था, क्रिक ने नहीं किया था वो। उन्होंने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि RNA DNA में बन रहा है, जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे किसी भी प्लांट के अंदर भी अगर कोई रेट्रोवायरस घुस जाता है, तो वो रेट्रोवायरस क्या करेगा? रेट्रोवायरस के पास होता है RNA, है ना। उस RNA को वो चाहता है कि मैं ह्यूमन के DNA के साथ में इंटीग्रेट करवा दूं, तो DNA के अंदर RNA तो इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा, तो अपने RNA को वो DNA में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। मतलब कायदे से तो क्या होना चाहिए था? DNA RNA में बनना चाहिए था और RNA प्रोटीन। बट कुछ वायरसेस के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट करवाने के लिए ह्यूमन जीनोम के अंदर वो RNA को DNA में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? NCERT की लाइंस आपको क्लियर हो रही होंगी, आई एम डैम श्योर। बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं हुआ है कभी, तो फिर बेटा नहीं आएगा समझ में। अब डिटेल वीडियो की वेट करिए, या फिर आपने जहाँ से पढ़ा हुआ है वहाँ से पढ़ लीजिए एक बारी, है ना। या अभी हम लोग बच्चे बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स के बारे में। किसके बारे में? पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स के बारे में। देखिए, अब टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। इफ द लेंथ ऑफ द DNA डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, तो हमारे अगर ह्यूमन के
देखे ना, तो इट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.34 नैनोमीटर के साथ में। अब उस नैनोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, दैट इज इंटू 10⁻⁹ मीटर। वो किसके बराबर हो जाएगा? इट वुड बी इक्वल टू 2.2 मीटर, जो कि न्यूक्लियस के ग्रेटर, मतलब न्यूक्लियस कितना है? 10⁻⁶ मीटर, और बीच में डीएनए कितना घुसा रखा है? 2.2 मीटर। मतलब लेंथ को हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। समझ में आया? यहाँ तक काफी सिंपल है। ध्यान से इसको पढ़ो फटाफट से। डीएनए के बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, हाँ जी। और अगर हम एक मैमिलियन सेल के डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक ह्यूमन के जीनोम, जब भी वो ह्यूमन जीनोम बोले उसका मतलब होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। बट यहाँ पे हम ह्यूमन जीनोम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो बात कर रहे हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर की, मीन्स एक डिप्लॉयड सेल की। तो हम बेसिकली यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं एक डिप्लॉयड सेल के लेंथ ऑफ डीएनए को। तो डिप्लॉयड सेल का लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा बच्चे? वो होगा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, और फिर हम उसको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है? 2.2 मीटर। जबकि हमें पता है कि डीएनए कितना है? डीएनए है हमारा 10⁻⁻6 मीटर का, और ऊपर से डीएनए नहीं, न्यूक्लियस, और डीएनए जो है वो हमारा है 2.2 मीटर। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि डीएनए को बेसिकली उन्होंने उसके अंदर रोल करके रखा हुआ है ना, एज इट इज तो नहीं रख सकते थे, फैलाकर तो नहीं रख सकते थे। जैसे कि हम हमारे पास में वो काइट्स उड़ाने के लिए जो डोरा होती है, उससे भी हम देखो खिलाड़ के तो नहीं रख सकते ना, उससे हम उसके ऊपर घुमा के रखते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हम उसे राउंड राउंड करके संभाल के रखते हैं, राइट? एग्जैक्टली। एक सेकेंड। ओके, इन प्रोकैरियोट्स सच एज द ई कोलाई, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ना बच्चे न्यूक्लियस तो नहीं होता डिफाइन, बट द डीएनए ऐसा नहीं है कि फैला हुआ है पूरे सेल के अंदर, नहीं, वो एक रीजन में होता है। ठीक है, डीएनए जो है इट इज़ इन प्रेजेंट इन अ रीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इकोलाई के अंदर हमारे पास में न्यूक्लियस नहीं है तो वो पूरे सेल में फैला हुआ, नहीं, वो एक रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, डीएनए, अब अगली चीज़ स्टार्ट होगी। इकोलाई में उसने सिर्फ इतना ही बताया है। अब हमें समझना है कि डीएनए जो है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इसलिए देखो, जैसे जो हमारी डोरा होती है, जो हमारी डोरा थ्रेड, आपको जो भी आप बोलते हो मुझे नहीं पता, काइट उड़ाने के लिए थ्रेड तो नहीं बोलना चाहिए, डोरा बोलते हैं हमारे तो यहाँ, है ना। तो उसको हम एक कर्व के ऊपर, वो रोल के ऊपर हम उसे कर्व करके रखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो हमें इस बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर ना इसे कर्व करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा क्या है? हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है? इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, एंड डीएनए बेसिक इन नेचर मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो डीएनए को हम एक प्रोटीन के ऊपर कर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो डीएनए being negatively charged is held with some proteins, और वो प्रोटीन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। तो ये किसकी बात कर रहा है? ई कोलाई की कर रहा है। ई कोलाई के अंदर डीएनए जो है उसे हम लोग किसी प्रोटीन के ऊपर कवर करते हैं, और वो जो प्रोटीन होते हैं ना, वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। हिस्टोन जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर यू विल नेवर सी हिस्टोन। तो प्रोटीन्स उसने इसलिए सिंपली बोला है क्योंकि वो आपको नाम जो है वो नहीं करने हैं। हिस्टोन जो है यू विल ऑलवेज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर हम बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। तो एक न्यूक्लियोइड एक रीजन होता है जिसके अंदर डीएनए पड़ा होता है, और वो डीएनए किसके ऊपर रोल करके हम रखते हैं? एक प्रोटीन के ऊपर रोल करके रखते हैं, और वो प्रोटीन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। बट यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? एक रीजन नहीं होता, बल्कि उस रीजन की एक बाउंड्री होती है। न्यूक्लियोइड में बाउंड्री नहीं है, ऐसा नहीं कोई वॉल बनी हुई है, नहीं, वहाँ पे बस एक रीजन है। जैसे
जैसे आप सोचो, आप एक क्लास में बैठे हो, आपके टीचर आपको बोल दे कि 2 बच्चे उस नुक्कड़ में बैठेंगे, इस कॉर्नर में बैठेंगे, 2 बच्चे इस कॉर्नर में बैठेंगे, 2 स्टूडेंट्स विल सिट इन दिस कॉर्नर एंड 2 स्टूडेंट्स विल सिट इन दिस कॉर्नर। एक तो होता है टीचर ने आपका रीजन डिफाइन कर दिया, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रहा है। बट अगर आपका टीचर ऐसा कर दे कि यार तुम दो यहाँ इस कॉर्नर में बैठोगे और उसके आसपास दीवारें लगा दी, तुम दोनों इस कॉर्नर में बैठोगे और उसके आसपास दीवारें लगा दी, तुम दोनों इस कॉर्नर में बैठोगे उसके आसपास दीवारें लगा दी, तुम दोनों इस कॉर्नर में बैठोगे उसके आसपास दीवारें लगा दी, तो ये यूकैरियोट वाला हो गया। दीवारें एक्चुअल में है, रियल बाउंड्रीज इन यूकैरियोट्स, इमेजिनरी बाउंड्रीज इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, द यूकैरियोट्स, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट्स के अंदर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो बड़ा सिंपल सा होता है, रो करके बस बैठे हुए हैं एक रीजन के अंदर, कोई ज़्यादा बड़ी बात जो है वो नहीं है। बट यूकैरियोट्स के अंदर इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, है ना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। उन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स बोलते हैं। अ प्रोटीन एक्वायर्स अ चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स रेजिड्यूज विद चार्ज्ड साइड चेन। Protein acquires a charge depending upon the abundance of the amino acids residues with charged side chain। मतलब आपको पता है ना, जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें एक NH2 ग्रुप होता है और एक COO माइनस ग्रुप होता है। NH2 क्या करता है? हाइड्रोजन H प्लस लेके NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और COOH क्या करता है? अपना H लूज करके COO माइनस जो है बना लेता है। बट किसी में क्या होता है, किसी अमाइनो एसिड में क्या होता है, NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। तो NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आएगा, और अगर COO माइनस वाला ग्रुप एक्स्ट्रा होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम वो प्रोटीन्स उठाएंगे क्योंकि हमें बेसिक प्रोटीन चाहिए। अगर किसी के पास में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो हम बोलते हैं वो बेसिक प्रोटीन है, और अगर किसी के पास में एसिडिक प्रोटीन वो होता है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और नेगेटिव चार्ज किसके पास में ज़्यादा होगा? जिसके पास में COO माइनस होगा। COO माइनस कब होगा? जब अमाइनो एसिड के अंदर COH होगा और वो H अपने हाइड्रोजन को लूज कर देगा और COO माइनस बन जाएगा। तो जिस अमाइनो एसिड में साइड चेन में NH2 होता है, एक तो सबके पास ही होता है बट कईयों के पास एक्स्ट्रा भी होता है। जिनके पास में NH2 एक्स्ट्रा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है और वो बेसिक है। जिनके पास में COH एक्स्ट्रा होता है वो हमारे एसिडिक प्रोटीन हो जाते हैं, है ना, उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन कब होते हैं? जब वो एसिडिक होते हैं। हमें यहाँ पर कौन से चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो हिस्टोन्स के अंदर कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड का क्या मतलब है? वो अमाइनो एसिड जिनके पास में NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। NH2 हमेशा NH2 की फॉर्म में नहीं रहता, वो इन्वायरमेंट से H प्लस ले लेता है और अपने आप को NH3 प्लस में फॉर्म में रखता है। मीन्स वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये सब बायोमोलिक्यूल के कॉन्सेप्ट है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टेमर। तो आपने एज इमेजिन करो कि 4 बॉल्स हमारे पास में पड़ी हुई हैं, लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं 8 बॉल्स हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 बॉल्स हैं और इसके पीछे 4 और बॉल्स हैं, और ये सारे क्या है? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में। क्या है? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में। ठीक है जी, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टेमर। नेगेटिवली चार्ज हिस्टोन कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। नेगेटिवली चार्ज्ड DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called as nucleosome। तो इस तरह से ये हमारा हिस्टोन है, इसके ऊपर काफ़ी सारा DNA जो है वो लपेटा होता है और हम इसे क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं। ये हिस्टोन है, ये DNA है, इस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। टिपिकल न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास में कितने बेस पर होते हैं? 200 बेस पर। एक्चुअल में NCERT अच्छे से नहीं बता रही है, कोई बात नहीं। ये हमारा ये हमारा हिस्टोन है, ये हमारा हिस्टोन है, ये हमारा हिस्टोन है। तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारा DNA इसके ऊपर लिपटा होता है एंड देन ऐसे ये लिंकर DNA होता है, फिर इसके ऊपर लिपटा होता है, फिर ये लिंकर DNA लिपटा होता है, फिर ये आगे वाले हिस्टोन के लिए लिंकर DNA। तो इस हिस्टोन के ऊपर कितना DNA और ये लिंकर DNA में कितना न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयर है, उसको हम बोलते हैं कि ये 200 बेस पेयर है। इसको
और लिंक कर डीएनए को, जो डीएनए इसके ऊपर है और यहाँ पर। बट एनसीईआरटी ने बहुत जनरली बोल दिया कि अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर, जबकि ये हिस्सा तो न्यूक्लियोजाइम के ऊपर है भी नहीं, बट ठीक है, जनरल में बोलना आपके लेवल पे ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमैटिन। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारा है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम है, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या घुमा हुआ है, डीएनए। डीएनए क्या बनाता है बच्चे, ध्यान से पढ़ना, इस लाइन को, बड़ी कंफ्यूजिंग होती है ये लाइन, दोबारा पढ़ो, मैं फिर आपको दोबारा समझाती हूँ। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक, इसने बड़ी उल्टी सी लाइन लिखी हुई है, थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में बताती हूँ। जब ये डीएनए इन हिस्टोन के ऊपर अच्छी तरह से कर्व कर जाता है ना, तो वो बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स लगी हुई हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। एक माला देख लो, एक माला है, पहले वो माला एक सिर्फ धागा था, है ना, बीच में वो हमने मोती में डाले हुए थे, उसमें एक सिंगल एक माला थी, वो है ना, धागा था वो सिर्फ। जैसे कि ये हमारे पास चार्जर है, तो ये है ना, ये एक हमारे पास में माला थी, हमने उसको कवर किसी के ऊपर लपेटा नहीं हुआ था, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। बट इसी डीएनए को अगर मैंने किसी कर्व के ऊपर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इस तरह से मैंने इसको बहुत सारे कर्व में रोटेट कर दिया, है ना, ऐसे मैंने 2 बना दिए, तो ये न्यूक्लियोसोम है। और एक सेकेंड, ये भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम है, ये भी क्या है हमारा, न्यूक्लियोसोम है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोसोम है। अब हम इसे वी विल नो मोर कॉल इट एज अ डीएनए, वी विल नाउ कॉल इट एज अ क्रोमैटिन, एंड दिस न्यूक्लियोसोम विल अपीयर एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या था हमारा, डीएनए था। इस डीएनए को हमने उसको हिस्टोन के ऊपर लपेट दिया, कंसिडर माय फिंगर्स एज अ हिस्टोन मॉलिक्यूल। इधर से भी हमने ऐसे किया, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, व्हाट वी विल कॉल दिस नाउ, अंडरस्टैंड, दिस वी विल कॉल इट एज अ न्यूक्लियोसोम, दिस वी विल कॉल इट एज अ न्यूक्लियोसोम, दिस also we will call it as a nucleosome, because my fingers are the histone molecule and this rolled thing is DNA, my fingers are the histone molecule and this rolled thing is DNA। अब हम इसको डीएनए नहीं बोल सकते, अब हम इसको बोलेंगे क्रोमैटिन। और ये जो मेरे फिंगर्स हैं, मतलब मेरे जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये कैसे दिखेंगे, एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे मोती होते हैं ना माला के अंदर, और उन मोतियों के ऊपर हमने माला को लपेटा होता है, तो हाउ डू दे अपीयर, एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, वही बोल रहा है, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट, मतलब न्यूक्लियोसोम्स जो है वो बनाते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम के अंदर नहीं होते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, मतलब न्यूक्लियोसोम की वजह से वो रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड है, मतलब क्रोमैटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम वो रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है जी, हाँ जी। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। तो न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन के अंदर कैसे दिखते हैं, एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जब हम उसे किसके अंदर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर in chromatin is packaged to form the chromatin fibers that are further coiled and condensed at the metaphase stage। मतलब हम इसको पहले हमने chromatin fiber बना लिया, अब हम इसको और भी कंडेंस करते हैं, हमारी कंडेंसेशन यहीं पर नहीं रुक जाती है, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, मतलब इनिशियली तो हिस्टोन के साथ में काम चल जाता है, बट हायर लेवल्स की पैकेजिंग के लिए हमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन जो है वो चाहिए होता है और उसे हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। मतलब जो हमें हायर लेवल की पैकेजिंग के लिए चाहिए होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर कुछ रीजन तो बड़ा लूजली पैक्ड होता है, उसे हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन, क्योंकि कोई चीज़ लूज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी आप हैंकी ले लेते हैं, उस हैंकी को अगर आप लाइट ऐसे, जैसे ये है मेरे पास तो यही है यार, इससे मैं रब कर लेती हूँ ये बोर्ड वाला चीज़। जैसे अगर मैं इसको, बहुत गंदा पीस है बट कोई बात नहीं, क्योंकि ये रब करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह से रोल कर दूँ, क्या इसके ऊपर स्टेनिंग हो पाएगी, नहीं, बट इसी को मैं थोड़ा सा लूज कर दूँ तो स्टेनिंग हो पाएगी। तो ये क्या है, यूक्रोमैटिन ऐसा होता है ना। अगर आप करके देख लो, चाहे एक धागा उसको अच्छे से रोल कर दो अच्छे से, उसके ऊपर कोई स्टेन डालो, आपको स्टेन दिखेगा नहीं, धागे को खोल के देखना आपको नहीं दिखेगा। वही धागा अगर थोड़ा लूज सा होगा ना, वो स्टेन अंदर तक घुस पाएगा,
ठीक है, अंदर तक जा पाएगा, क्योंकि उसे जाने के लिए जगह मिलेगी। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दोगे तो उसको अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं और वो लाइट स्टेन्ड होते हैं, एंड उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोल देते हैं। और जो क्रोमैटिन हमारे डेंसली पैक्ड होते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन बोल देते हैं। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन बोल देते हैं। ठीक है, और वो ट्रांसक्रिप्शनली भी इतने ज़्यादा एक्टिव जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अभी ना बेटा हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। बस मैं आपको ना यहाँ तक की जो है एक सेकेंड, आई विल टेल यू, एक सेकेंड, यहाँ तक जो है मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, इसके बाद से मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगी सारा चैप्टर। ठीक है, यहाँ देखो, हम आराम से करेंगे इस चैप्टर को, हम बहुत धीरे धीरे करेंगे। बट चलो यहाँ तक तो एनसीईआरटी हम थोड़ी सी अपनी कंप्लीट करें, है ना, कुछ पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो। ठीक है, even though discovery of nuclein by Michel and proposition of for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time। मतलब ना मेंडल ने जो अपने प्रिंसिपल्स वगैरह प्रपोज किए थे वो किए थे 1865 के अंदर, और मिशर ने न्यूक्लियन कब किया था, 1869 के अंदर। तो ये जो डेट्स थी तो काफ़ी पास थी, बट मिशर हैड नो आइडिया कि मेंडल जिसके बारे में बात कर रहा है वो वही है जो उसको मिला है सेल में से। उसको कोई आइडिया ही नहीं था, तो वो कुछ बोला ही नहीं, ना उनकी कोई मेल मिलाप हुआ। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एंड डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल टुक लॉन्ग टू बी प्रूवन। मतलब बट प्रूव करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो चला गया था। तो 1926 में हुआ क्या कि क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड अ मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब अब उन्हें क्वेस्ट मतलब जिज्ञासा, तो 1926 तक उन्हें ये तो पता चल गया था कि यार या तो जेनेटिक मटीरियल डीएनए है, या तो आरएनए है, या प्रोटीन है, बट उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था क्या था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो इसमें हुआ क्या था, 1928 के अंदर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने देखा था कि अगर वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ में उन्होंने किया था, उन्होंने क्या किया था मैं आपको समझाती हूँ। उन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था वो यहाँ से पढ़ते हैं, ये उसने रिजल्ट्स पहले लिख दिए हैं। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट, कुछ तो एस बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ना जो एस होते हैं ना, एस्ट्रेन होती है जो बैक्टीरिया की, उसके आसपास ना एक स्मूथ शाइनी सी वॉल होती है, और वो वॉल ऐसी होती है कि जो अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती है ना तो उसे किसी भी तरह का एंटीबायोटिक, किसी भी तरह की एंजाइम्स उसे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास एक कवरिंग सी लगी हुई है। बट वही अगर आर स्ट्रेन है ना तो उसके आसपास वो कवरिंग नहीं है, तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि उसके आसपास उसके ऊपर जैसी कोई एंजाइम एक्ट करेगा, क्योंकि बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड तो करेगी, तो हमारी जैसे ही बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी आर स्ट्रेन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट एस स्ट्रेन के ऊपर जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी आप दवाइयाँ खा लो, एंटीबायोटिक ले लो, ठीक है, आपकी बॉडी कितना मर्जी करती रहे, बट वो नहीं मरेगा, क्यों? वो रेजिस्टेंट है, वो एस्ट्रेन है। ठीक है, तो एस्ट्रेन जो है वो उसके पास में एक म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट होता है, वेरस आर स्ट्रेन के पास में नहीं होता। तो जिस माइस के ऊपर हमने एस्ट्रेन डाला था उसको निमोनिया हो गया, क्योंकि हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डाला था। पर जिसमें हमने आर्स्ट्रेन डाला उसको नहीं हुआ। बट फिर उसने पहले एस्ट्रेन डाला, नहीं हुआ, एस्ट्रेन डाला, हो गया, आर्स्ट्रेन डाला, नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, एस्ट्रेन को हीट किल कर दिया। हीट किल मतलब अब एस्ट्रेन काम नहीं कर सकता, बट आर्स्ट्रेन जिंदा डाल दिया। तो उसने बोला वो माइस फिर मर गया। यहाँ पे वो हैरान हो गया, तो उसने बोला यार कुछ तो चमत्कारी हुआ है, ये कुछ तो चमत्कारी क्या हुआ है। जो एस्ट्रेन हीट किल था ना, इसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल था ना, डीएनए, ये मरा नहीं था, ये खत्म नहीं हुआ था। बिकॉज आपको ये बात समझनी होगी और मैं आपको समझाऊंगी भी कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटीरियल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो डीएनए जो जेनेटिक मटीरियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। इतना स्टेबल होता है कि हीट करो एक बार तो टूट जाएगा, बट फिर जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा फिर से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड होता है, वो अपना साथी खुद ब खुद ढूंढ लेता है। तो वो एस्ट्रेन जो था, एस्ट्रेन में जो जेनेटिक मटीरियल था वो आर्स्ट्रेन में ट्रांसफर कर गया था। बट एट दैट टाइम दे हैड नो आइडिया, उन्हें ये भी नहीं पता था ये क्या है, कौन सा क्या चीज़ है। तो उसने उसको सिंपल सा नाम दे दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।
नेवर कॉल इट एज कि कभी भी एग्जाम में ऐसा मत लिखना कि यार डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया था, बिकॉज ग्रिफिथ को पता ही नहीं था डीएनए है, उसे नहीं पता था जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो उसने सिंपल सा बोल दिया देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसीलिए इसका नाम भी जो है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। काफी सिंपल है, आई होप काफी सिंपल है। हाँ जी, देखो जरा, हाँ जी, he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain। मतलब heat killed S strain ने somehow R strain bacteria को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize। मतलब वो कुछ जेनेटिक मटेरियल जैसे ही S strain का R strain में गया, उस वो क्योंकि उसके पास में वो जेनेटिक मटेरियल आ गया, तो जेनेटिक मटेरियल ने आस्ट्रेन के आसपास वो पॉलीसेकेराइड का कोट बनवा दिया। अब वो भी रेजिस्टेंट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जो भी उसके अंदर एंजाइम्स थे उन सबको लेके वो रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल नहीं पता था उन्हें। इस एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चला कि वो जेनेटिक मटेरियल कैसा है, बस हमें यही कंफर्म हो गया कि हाँ जेनेटिक मटेरियल है, पर उन्हें तो ये पक्का नहीं पता था, तो उन्होंने बोल दिया इट इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। अब हम आगे पढ़ते हैं, चलो। अब ना उसके बाद में हम बात करते हैं एवरी मिक्लॉयड मकार्टी के बारे में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट हम बोल देते हैं, बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1933 से 1944 तक किया था, बट 1944 हम डेट जो है यूजुअली मानकर चलते हैं। तो एवरी मिक्लॉयड मकार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने वही चीज़ ली थी जो ग्रिफिथ ने ली थी, ठीक है जी। तो ग्रिफिथ के उन्होंने क्या किया था बच्चे, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, एस स्ट्रेन में से जेनेटिक मटेरियल को निकाला था, उसे हीट किल किया था, एंड उस डीएनए के अंदर पहले उन्होंने डाला आरएनएस, और फिर आरएनएस डालने के बाद ना उस जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने आर स्ट्रेन को एक्सपोज करवा दिया, और एक्सपोज करवाने के बाद भी उन्होंने आर स्ट्रेन को रैट के साथ में इन्फेक्ट करवाया। उन्होंने बोला है रैट तो अभी भी मर रहा है, मतलब अभी भी जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने डाला डीएनएस, तो डीएनएस डाला ना जब उन्होंने जेनेटिक मटेरियल, जैसे उन्होंने एस्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल निकाला, उसमें उन्होंने क्या डाल दिया, डीएनएस डाल दिया। मतलब उस जो भी एस्ट्रेन के अंदर मटेरियल था उसके अंदर अब क्या होना चाहिए था, जितना भी डीएनए था वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने बाकी का रिमेनिंग चीज़ जो थी, क्योंकि सेल के अंदर एक ही चीज़ थोड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया, उसको आर स्ट्रेन को, और फिर उस एक्सपोज आर स्ट्रेन को उन्होंने दोबारा से माइस के साथ में लगाया। तो माइस इस बारी नहीं मरा, क्यों? क्योंकि जिसने इन्फेक्शन करनी थी डीएनए ने, उसको तो हमने पहले ही ख़त्म कर दिया डीएनएस में। फिर उन्होंने कहा चलो प्रोटीन के साथ में हम ट्राई करते हैं। प्रोटीन के साथ कैसे ट्राई किया, उन्होंने वहाँ से जेनेटिक मटेरियल निकाला, मतलब सारा सामान निकाल लिया सेल के अंदर का, और फिर उसका क्या किया, उसमें प्रोटीज डाला। सो नाउ दे एक्सपेक्टेड कि जितना भी प्रोटीन है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड देन उन्होंने उसको फिर से आर स्ट्रेन से एक्सपोज करवाया, और फिर उस आर स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, दोबारा से माइस के साथ में एक्सपोज करवा दिया। तो अब उन्होंने क्या देखा कि इस बारी भी माइस जो था वो मर जा रहा था, मतलब बिकॉज डीएनए था ना, हमने प्रोटीज डाला, डीएनए तो वैसे ही है, डीएनए तो सलामत है, डीएनए तो वैसे ही है। तो उन्हें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि यार डीएनए है जो भी है, क्योंकि जैसे हमने डीएनए डाला वैसे ही आर्स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। तो बस लोग ना इनकी बात माने नहीं, मतलब लोगों ने ना, मतलब हम होते ना कई बारी वी डिनाई समथिंग, एक बार में नहीं मानते, मतलब कब से ऐसे ढिंढोरे पिटते आ रहे थे यार प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। लोगों को ना आरएनए में तो नहीं प्रॉब्लम थी, उनको डाउट था डीएनए और प्रोटीन के अंदर। तो ये जो 3 साइंटिस्ट ने, इन्होंने भी बोला कि यार हाँ हो सकता है प्रोटीन भी, ये खुद भी बह गए, कहते हैं हाँ यार प्रोटीन तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमने ऐसा डीएनए ले लिया था जिसके अंदर प्रोटीन है, हो सकता है नहीं, हो सकता है। इन्होंने बोला कि यार हमने ऐसा डीएनए उठा लिया था गलती से जिसमें प्रोटीन है, इट वॉज कंटेमिनेटेड विद प्रोटीन, तो वो भी मान गए थे। तो इसलिए लोगों ने बोला यार इसको नहीं हम मानने वाले, कोई और एक्सपेरिमेंट करो, एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी मैक्लॉयड एंड मक्कार्टी जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन। इससे पहले दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर, उन्होंने वर्क किया ये पता करने के लिए कि उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बायोकेमिकल नेचर क्या है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
बैक्टीरिया के अंदर से प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब निकाल दिए। कहाँ से? हीट किल्ड एस सेल से उन्होंने सब कुछ निकाल दिया। समझ में आया? तो सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म, मतलब उन्होंने देखा कि यार कौन सा जो है आर्जिनिन को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, उसने प्रोटीज डाला, आरएनएस डाला। जब उन्होंने प्रोटीज या आरएनएस डाला जेनेटिक मटेरियल के अंदर, तब तो उन्हें कोई इफेक्ट जो था वो नज़र नहीं आया। बट जैसे ही उन्होंने डीएनएस डाला तो उन्हें असर, फर्क जो था वो नज़र में आया। बट फिर भी इस एक्सपेरिमेंट से ऑल बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। नाउ अगले पे चलते हैं हम। अब ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिससे सब लोग मान गए थे कि हाँ यार जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। ठीक है, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम वेयर? इट केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हर्शी एंड चेज। ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने किसके साथ में, अभी इन्हें ये पता था कि बैक्टीरियोफेज नाम का हमारे पास में एक होता है, बैक्टीरियोफेज नाम का हमारे पास में एक वायरस होता है जो कि क्या करता है, वायरसेस जो हैं बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब उनको इतनी नॉलेज थी कि बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर जब इफ़ेक्ट करते हैं, जब वो बैक्टीरिया के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो जाके क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हर्शी एंड चेज को ये चीज़ पता थी, विदाउट एनी डाउट उन्हें इस बात की पूरी गारंटी थी कि जो हमारे वायरसेस होते हैं दैट इज़ बैक्टीरियोफेज, वो बैक्टीरिया के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपने जेनेटिक मटेरियल को उनके समर्पित कर देते हैं। तो ये उनको पता था, तो उन्होंने इस चीज़ को बेस लेते हुए ना अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कर डाला एंड लोग मान गए थे इसमें, क्योंकि बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट था, सब कुछ नेचुरली हो रहा था, हमने अपने टांग नहीं अड़ाई बीच में। बैक्टीरियोफेज attaches to the bacteria and genetic material enters the bacterial cell. This was the thing that they already knew. Bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own. मतलब वो जो वायरस होता है ना बहुत शैतान होता है, वो उसके अंदर आरएनए भी होता है ना, वो अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करके बैक्टीरिया में इस तरह से इंटीग्रेट करवा लेता है कि बैक्टीरिया को ऐसा ही लगने लगता है कि यार ये मेरा खुद का ही है, मेरा खुद का ही है। तो जो भी उसमें कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि बुरे होते हैं, ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगे, वो सब काम वो करवाने लगता है और उसके नंबर को भी रेप्लिकेट जो है करवाने लगता है। मतलब वो अब देखो वायरस जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ में जोड़ दिया। तो बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो जो जेनेटिक मटेरियल था, वो जो उसके अंदर डीएनए आ गया है, वो जैसे उसका खुद का ही होता है, बट एक्चुअली में उसका खुद का नहीं था। बट वो इंटीग्रेशन ही कुछ इस प्रकार से हुआ है कि उसको लगता है कि यार ये उसका खुद का है, और वो अपनी रेप्लिकेशन तो कर ही रहा है, साथ में वायरस की रेप्लिकेशन भी करता जा रहा है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल की भी रेप्लिकेशन जो है वो करता जा रहा है अब। ठीक है, हर्शी एंड चेज वर्कड टू डिस्कवर वेदर इट वाज, अब हर्शी एंड चेज ने वर्क किया, ये डिस्कवर करने का कोशिश किया कि वो जो बैक्टीरियोफेज जा रहा है बैक्टीरिया के पास में चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने, वो क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, क्या वो प्रोटीन है या फिर डीएनए। मैम आरएनए का क्या हुआ? आरएनए में उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, दे वर कन्फ्यूज्ड अबाउट ईदर प्रोटीन और डीएनए, ईदर प्रोटीन और डीएनए। इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने ना कुछ वायरसेस को ग्रो करा ऐसे मीडियम पर जिसके पास में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, और आपको पता है फॉस्फोरस आपको डीएनए में मिलता है। तो जिन वायरसेस को इन्होंने फॉस्फोरस में ग्रो किया उनका डीएनए जो था वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। और कुछ वायरसेस को इन्होंने ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर के ऊपर। सल्फर कहाँ मिलता है? प्रोटीन के ऊपर। तो जिनको इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया उनका जो सल्फर था, जो उनका प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो जिनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे किया उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर पे किया उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, हम कहा थे वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस कंटेन रेडियोएक्टिव बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। तो जिनके पास में रेडियोएक्टिव डीएनए था उनके पास में रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था,
और कुछ ऐसे हमने वायरसेस ग्रो कर लिए जिनके पास में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था बट रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अब हमने क्या किया, इसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने इन्फेक्शन करवाई। सबसे पहले हमने क्या करवाई, इन्फेक्शन करवाई। रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया। हमने रेडियो एक्टिव फेजेस को इकोलाई की बैक्टीरिया के साथ में अटैच होने दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ बच्चे, उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो कर दिया था। वायरल कोड्स जो थे, फिर हमने उसका क्या किया, सेंट्रीफिकेशन है बोल सकते हो, ब्लेंडिंग किया। ब्लेंडिंग से क्या हुआ कि वो जो उसके ऊपर उसका कैप सा लगा हुआ था, जो उसका कोट सा लगा हुआ था, उसको उन्होंने उससे हटा दिया, निकाल दिया ब्लेंडिंग कर कर। ठीक है, जैसे कि आपके पास में ये था बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के ऊपर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, इस तरह से था रेडियो एक्टिव, क्या था बैक्टीरियोफेज था। उस बैक्टीरियोफेज गया और अपने अंदर का इस निब को, मान लो अंदर के जेनेटिक मटेरियल को उसने अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसको ले लेते हैं हम लोग, रुको एक सेकेंड। वेट फॉर 1 सेकेंड, आई विल गिव यू प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो, अब आएगा आपको समझ में। जैसे कि ये हमारे पास में था बैक्टीरिया, ये था हमारे पास में बैक्टीरिया, इसके ऊपर ये आया बैक्टीरियोफेज, और इसके अंदर ये जो निब है ये इसका है जेनेटिक मटेरियल। तो ये बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल तो इसको दे दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल इसने इसको अच्छे से दे दिया। अब ये कैप जो है, जो उसका बाहर का कैप्सूल है, वो भी उसके ऊपर जुड़ा हुआ था। तो जुड़ा है, अच्छी बात थी, हमने ब्लेंडिंग करवाई और इसको यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। अब इसके पास में क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आ चुका है। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन दी सेंट्रीफ्यूज। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस, मतलब जिस बैक्टीरिया को उन्होंने इन्फेक्ट करवाया था, अब हुआ क्या, जब ये ब्लेंडिंग की मदद से अलग अलग हो गए ना, तो फिर उन्होंने सेंट्रीफिकेशन करवाया। सेंट्रीफिकेशन में होता क्या था कि हैवी मटेरियल नीचे आ जाता था और लाइट मटेरियल ऊपर आ जाता था। मतलब वायरस के कैप्सूल्स ऊपर आ रहे थे और जो उसका नीचे का जेनेटिक मटेरियल था वो नीचे सेटल डाउन हो जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार जिस बैक्टीरिया को हमने बैक्टीरिया को हमने ऐसे वायरसेस के साथ में इन्फेक्ट करवाया जिनके पास में रेडियो एक्टिव डीएनए था, उनका जो पैलेट है, मतलब जो नीचे आया वो रेडियो एक्टिव है, बट जिनको हमने उनके साथ में रिएक्ट करवाया जिनका रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, उनका ऊपर वाला चीज़ जो है पैलेट जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो उन्हें कंफर्म हो गया कि यार बैक्टीरिया तो सिर्फ पैलेट में ही है, तो बैक्टीरिया में जो गया वो डीएनए ही है, क्योंकि जिसमें हमने रेडियो एक्टिव डीएनए डाला था सिर्फ उसी में ही पैलेट रेडियो एक्टिव था। आप समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको एक बार आराम से समझा देती हूँ बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में एक बैक्टीरिया था और ये हमारे पास में दूसरा बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया का बेसिकली ग्रुप था, कॉलोनी थी, इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया थे। इसके ऊपर हमने ऐसा बैक्टीरियोफेज डाल दिया जिसको हमने रेडियो एक्टिव जिसके पास में हमने रेडियो एक्टिव डीएनए ग्रो करवाया था। मतलब हमने इसको ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया था जहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए था। तो इसके अंदर क्या था, हमारे पास में रेडियो एक्टिव डीएनए था। ठीक है, तो जब इस बैक्टीरियोफेज ने इन बैक्टीरियाज को क्या दे दिया, अपना रेडियो एक्टिव डीएनए दे दिया, और इसको हमने ऐसे बैक्टीरियोफेजेस के साथ में रिएक्ट करवाया जिनके पास में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोग को ये कंफर्म करना था कि ये बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ जा रही है। तो जब इन्होंने इसका सेंट्रीफिकेशन करवाया ना, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, यहाँ पर आपको शो करती हूँ मैं। जब उन्होंने इसका सेंट्रीफिकेशन करवाया ना, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि पैलेट के अंदर हमारे पास में बैक्टीरिया आ रहा है और ऊपर हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में वायरसेस के कैप्सूल्स आ रहे हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल
उनके पास में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को दे दिया है। तो जिन बैक्टीरियाज को तो हमने ऐसे वाले बैक्टीरियोफेजेस के साथ में रिएक्ट करवाया था जिनके पास में रेडियोएक्टिव डीएनए था, उनके अंदर ये जो पैलेट था वो रेडियो एक्टिव था। बट जिनको हमने एसओ के साथ में रिएक्ट करवाया जिनके पास में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, उनका पैलेट जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं था। तो इससे हमें कंफर्म होगा कि यार पैलेट के अंदर सिर्फ डीएनए ही है, प्रोटीन नहीं है। अगर प्रोटीन होता तो फिर सेकंड केस में भी पैलेट में हमें कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी जो है वो देखने को हमें बड़े आसानी से मिलती। तो हमारे ये वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। अभी हम लोग देखो 10 मिनट और लगाते हैं और हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। यहाँ तक मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यस जितना हो सकता है हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट डिबेट, देखो हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया ना। आप कभी मेरे साथ हो गए, जैसे आप अकेले बैठते तो क्या पढ़ पाते 1 घंटे 10 मिनट में इतना टॉपिक को भी इतना अच्छे से। You've done almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, almost 7 pages you've read in almost 1 hour. It is amazing. अब ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ते हैं। चलो, हाँ ये अनइक्विवोकल प्रूफ था, इसमें लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं जताई अपनी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे कि इन द केस ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस और यू कुड से क्यूबी बैक्टीरियोफेज। इनके केस में जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस सच एज वाई डीएनए, बट फिर भी लाइक ये तो आरएनए तो कहीं कहीं पे मिलता है ना, बट डीएनए यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ज़्यादातर जगहों में यू विल फाइंड डीएनए ओनली। सो डीएनए इज द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल दैट यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, यस, a molecule whereas RNA performs the dynamic functions of messengers and adapters has to be found for differences between chemical structures of the two nucleic acid molecule। तो यहाँ पर आपको वो ये बोलना चाह रहा है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रोडोमिनेंट क्यों है जबकि सारे काम तो आरएनए करता है। अब आप लोगों में से बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि यार आरएनए क्यों सारे काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आई विल एक्सप्लेन यू, है ना, आगे के चैप्टर में आपको ये चीज़ भी प्रूफ हो जाएगी कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, काम सारा आरएनए करता है। आरएनए तो प्रोटीन बनाता है, सारे फंक्शंस आरएनए होता तो प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनता तो बॉडी के फंक्शंस नहीं होते। तो आरएनए इज इंपॉर्टेंट, बट देन व्हाई जेनेटिक मटेरियल इज नॉट आरएनए? तो फिर आरएनए क्यों नहीं है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्यों है यार? व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? ओके, अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए के पास में कुछ ऐसा था जो कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए होना चाहिए। वो क्या चीज़ें थी? पहली चीज़ ये होती है कि वो अपना रेप्लिकेशन खुद से करवा पाए, वो अपना रेप्लिकेशन जो है वो खुद से करवा पाए, उसकी बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन जो है वो ना हो, उसकी म्यूटेशन जो है वो क्या हो, स्लो हो। मेंडेलियन जेनेटिक की तरह, मेंडेलियन जेनेटिक के हिसाब से वो एक्सप्रेस करे, जो आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो क्या क्या हो गया? स्टेबिलिटी हो गया, एस, आर हो गया रेप्लिका, एंड म्यूटेशन स्लो होनी चाहिए। मेंडेलियन जेनेटिक के हिसाब से वो का होना चाहिए, ठीक है। तो एमएसएमआर कर लो आप, एमएसएमआर से आप याद रख सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब कि आरएनए जो था वो अपना रेप्लिका नहीं बना पा रहा था, खुद से डीएनए बना पा रहा था। आपको मैं डीएनए रेप्लिकेशन में इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो डीएनए जो था वो अपना रेप्लिका बहुत आसानी से बना पा रहा था, बट आरएनए नहीं बना पा रहा था। और डीएनए जो था वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। स्ट्रक्चरली वो इस हिसाब से स्टेबल था कि उसके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड थे जो कि आरएनए के पास में नहीं थे, और वैसे भी जनरली भी वो हीट को लेकर स्टेबल था। ऐसा नहीं तो थोड़ी सी हीट आई टूट गया, आरएनए टूट जाता था, डीएनए नहीं टूटता था। सो इट वाज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। तो ये एक इसके पास में ना नॉन कैटलिटिक था, ऐसा नहीं था कि फटाफट से किसी के साथ में भी रिएक्ट कर दे रहा है। ये किसी के साथ तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता था क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं था ना, वो सेकेंड कार्बन पर डीऑक्सीराइबोस था इसके पास में। तो ये केमिकली आप जनरली समझिए कि केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल था, ठीक है।
एंड म्यूटेशन इसमें बड़ी धीरे होती थी, म्यूटेशन होती थी, म्यूटेशन होनी जरूरी है। म्यूटेशन मतलब लाइक म्यूटेशन किसके लिए चाहिए? एवोल्यूशन के लिए चाहिए। अब एवोल्यूशन चाहिए, म्यूटेशन होनी चाहिए। अब म्यूटेशन जो थी वो स्लो थी, बट देखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना धड़ाधड़ एवोल्यूशन होता जा रहा है, ऐसा तो नहीं चाहिए ना हमें। आज इंसान कुछ और टाइप का दिख रहा है, फिर उनके बच्चे कुछ और टाइप के दिख रहे हैं, उनके बच्चे कुछ और टाइप के दिख रहे हैं, नहीं ना, हम नहीं अडाप्ट कर पाएंगे फिर उन चीज़ों के साथ में, हम घबरा जाएंगे, हमारे लिए वो चीज़ सही नहीं है। और जितना जल्दी एवोल्यूशन होगा उतना जल्दी वो स्पीशी खत्म भी हो जाएगी, बिकॉज एक लिमिट आएगी ना जब वो एवोल्यूशन नहीं हो सकता आगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्लो चेंजेस हों, डीएनए में चेंजेस स्लो ही होते हैं, बिकॉज ऐसे चेंजेस होते रहेंगे तो प्रॉब्लम होता जाएगा यार, ठीक है। और वो मेंडेलियन जेनेटिक के हिसाब से एक्सप्रेस करना चाहिए। ये देखो डीएनए अपना रेप्लिका बना पाता है, इट्स ओके, स्ट्रक्चरली केमिकली भी स्टेबल है, इट्स ओके, स्लो म्यूटेशन करता है, इट्स ओके, बट मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से एक्ट करे, इट्स नॉट ओके। डीएनए नहीं करता है मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, इट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये काम आरएनए ज़्यादा अच्छा करता है। बट मैम फिर हमने आरएनए को क्यों नहीं लिया? बिकॉज ना इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, डीएनए वो स्टेबल, उसको उन्होंने ज़्यादा भाव दिया, ठीक है। आरएनए स्टेबल ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा मेंडेलियन जेनेटिक के हिसाब से एक्सप्रेस करने के लिए? मेंडेलियन कनेक्टर्स के हिसाब से एक्सप्रेस करना तो एक इट्स अ सेकेंडरी थिंग ना, स्टेबिलिटी होना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी बोलती है इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, तो हम अब हर चीज़ को एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स बी इट डीएनए एंड आरएनए, इनके पास में एबिलिटी होती है कि ये अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो रेप्लिकेशन भी जो है वो डीएनए भी कर सकता है, आरएनए भी कर सकता है, ठीक है। तो देखो दो दो हो गया ना, ये डीएनए आरएनए दोनों कर सकते हैं, ये सिर्फ आरएनए कर सकता है। तो आपके मन में सवाल आएगा मैम डीएनए तो सिर्फ ये दो कर पा रहा है, आरएनए ये और ये कर पा रहा है ना, ये कर पा रहा है, ये कर पा रहा है, डीएनए ये तीन चीज़ें कर पा रहा है। बट फिर भी नेचर ने देखो आरएनए डीएनए ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ रहे हैं, बट बेटा स्टेबिलिटी नहीं थी ना आरएनए के पास में, तो कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ का। स्टेबिलिटी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर पहली चीज़ तो ये हो गई रेप्लिकेशन वाली, जो मैंने आपसे पहले पॉइंट में डिस्कस कर ली। दूसरी चीज़ होती है बेटा जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी एज बदली, थोड़ा सा फिजियोलॉजी बदली, लाइफ साइकिल बदला है, फटाफट से चेंजेस होते जा रहे हैं, नहीं। इट शुड बी स्टेबल, यू नो, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड नॉट बी चेंजिंग सो फास्ट, इट शुड बी चेंजिंग बट वेरी स्लोली, इतना स्लोली कि पता भी ना चले। Stability as one of the properties of genetic material was very much evident in Griffith's transforming principle। मतलब वो कह रहा है स्टेबिलिटी का तो प्रूफ हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से मिल गया था। आपने देखा ना जैसे ही हमने बैक्टीरिया को हीट किया तो कायदे से तो जेनेटिक मटेरियल मर जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, बट जैसे ही फिर हमने उसको करा तो वो फिर से वो जिंदा हो गया अपने आप को। उसने बैक्टीरिया की बॉडी खत्म हो गई बट जेनेटिक मटेरियल जिंदा रहा, तो मीन्स वो बहुत स्टेबल था। जैसे टेम्परेचर नॉर्मलाइज हुआ बैक्टीरिया की बॉडी तो मर गई है ना, बट उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा, ठीक है। हाँ जी, दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ डीएनए दैट द टू, अच्छा मैं हाँ ठीक है, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ दैट हीट विच किल द बैक्टीरिया डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को वो हीट डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई कंप्लीटली, एक पॉइंट के लिए कर दिया था, बट वो जेनेटिक मटेरियल फिर से जाग उठा। This now can easily be explained in the light of the DNA that two strands being complementary if separated by heating somehow। मतलब दो स्ट्रैंड डीएनए के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम उसको हीट करके तोड़ भी देंगे बट ये स्ट्रैंड के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने साथी को अपने साथ में जोड़ सकता है, बिकॉज इसके पास में कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है, ठीक है। Two strands being complementary if separated by heating they come together when appropriate conditions are provided। एक टाइम पे जब टेम्परेचर हाई था तब उसका स्ट्रैंड टूट भी गया था, बट जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल हुआ, थोड़ी हीट करते ही जा रहे हैं, जब आर्सेन के साथ एक्सपोज कर दिया तब तो हीट नहीं कर रहे ना, तब तक वो ठंडा हो गया तो डीएनए तो वापस आ गया बट बॉडी जो थी वो मर गई, इसलिए वो काम कर पा रहा है। मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, रेप्लिकेशन भी कर पा रहा है, स्टेबल भी है, और उसका प्रूफ हमें मिल गया ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। और ना आरएनए के अंदर ना 2' जो राइबोस होता है ना उसकी 2' पोजीशन पर भी OH होता है, बट डीएनए में ऐसा नहीं होता। तो ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, तो आरएनए इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव, बट डीएनए के अंदर जो राइबोस होता है वो डीऑक्सी राइबोस होता है, उसके पास में वो ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। जो चीज़
रिएक्ट करती है मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो अगर वो रिएक्ट नहीं कर रही है मतलब वो स्टेबल है। तो डीएनए स्टेबल है, ये इसका दूसरा प्रूफ हो गया कि वो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा। ठीक है, आरएनए जो है इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव ग्रुप। आरएनए इज अ कैटेलिटिक, कैटेलिटिक है तो रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो मतलब स्टेबल नहीं है। तो डीएनए केमिकली भी लेस रिएक्टिव है, मतलब केमिकली स्टेबल है ना, और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है। स्ट्रक्चरली स्टेबल है ये किससे पता चला? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। केमिकली स्टेबल है वो भी हमें पता चल गया क्योंकि इसके पास में 2' पे OH नहीं है, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता, तो ये रिएक्टिव भी नहीं होता। ठीक है, प्रेजेंस, हाँ देखो प्रेजेंस, अब देखो जो हमारा आरएनए होता है ना उसके पास में ना यूरासिल होता है और डीएनए के पास थाइमिन होता है, और थाइमिन ना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। पहले तो वो स्ट्रक्चरली स्टेबल है, बिकॉज हीट में जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होगा वो दोबारा से अपनी कॉम्प्लीमेंट्रिटी को गेन कर लेगा। केमिकली भी स्टेबल है, कैसे स्टेबल है? 2' पे OH नहीं है तो रिएक्टिव नहीं है, कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता। अच्छा जी, थाइमिन है यूरासिल की जगह, तो वो भी एक एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। ठीक है जी, दोनों डीएनए और आरएनए जो है वो म्यूटेट कर सकते हैं, बट आरएनए जो है बहुत अनस्टेबल है तो वो बड़ा फास्ट म्यूटेट करता है, बट डीएनए इतना फास्ट म्यूटेट नहीं करता। तो रेप्लिकेशन वाला पॉइंट समझ आ गया, डीएनए आरएनए दोनों कर सकते हैं। केमिकली स्ट्रक्चरली डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, और नेचर ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी को ही दी है। और म्यूटेशन वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, डीएनए उतना जल्दी म्यूटेट नहीं करता, आरएनए करता है, और हम चाहते हैं म्यूटेशन हो बट स्लो हो। ठीक है, हाँ जी, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू, ये हो गया ना। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन को कोड करने के मामले में आरएनए अच्छा है, बट दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द नेचर वॉज स्टेबिलिटी। सो यस, DNA, however, is dependent on RNA for synthesis. The protein synthesis machinery has evolved around RNA. Protein का synthesis सारा RNA पे depend करता है। ठीक है, the above discussion indicates that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred by the nature. ठीक है, तो डीएनए क्योंकि स्टेबल था तो नेचर ने इसको प्रेफर करा। ठीक है, बट जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए आरएनए बेटर है, बट आरएनए स्टेबल नहीं है ना। तो ठीक है, हमने आज यहीं तक करना था। थैंक यू सो मच। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी यू कैन कमेंट डाउन, है ना, नीचे आप कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल एंड। बहुत से बच्चे तो बीच में चले गए होंगे, सो इफ यू वांट मी टू इम्प्रूव एट एनी पॉइंट यू कैन डेफिनेटली टेल मी, बट येस जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम दिस सेशन। आपकी शायद एनसीईआरटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। सो आई विल ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाई डे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, or maybe if you are sleeping then good night, bye bye, thank you so much।